डीएनए में आज हम सबसे पहले देश के कॉमन मैन यानी आम आदमी की बात करेंगे। हम कई बार विश्लेषण के दौरान आपसे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे देश में एक आम आदमी होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी ऐसा ही वाकया हुआ है, जहां एम्बुलेंस का इंतजार करते करते एक प्रोफेसर की मौत हो गई। इस पूरी खबर के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को सिर्फ अलीगढ़ की खबर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटना देश के किसी भी आम आदमी के साथ हो सकती है। ऐसी घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके मुताबिक कागजी कार्रवाई में हुई देरी और एम्बुलेंस न मिलने की वजह से इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डी मूर्ति की जान चली गई। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के रहने वाले प्रोफेसर डी मूर्ति यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के चेयरमैन थे। प्रोफेसर मूर्ति को कैंसर था और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। रविवार को एक सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद कैंपस में मौजूद डॉक्टर्स ने सलाह दी कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाए। लेकिन प्रोफेसर मूर्ति के साथियों का आरोप है कि एम्बुलेंस के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी करने में 6 घंटे बर्बाद कर दिए गए और इस बीच सादे कागज पर भी एम्बुलेंस के लिए आवेदन भरने की कोशिश की गई ताकि प्रोफेसर मूर्ति की जान बचाई जा सके। लेकिन हॉस्पिटल का प्रशासन सही फॉर्म भरने की जिद पर अड़ा रहा, जिसमें घंटों बीत गए और सिस्टम की इसी देरी की वजह से प्रोफेसर मूर्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें इलाज नहीं मिला। प्रोफेसर मूर्ति की मौत के बाद मामले की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि ऐसी स्पेशल कमेटी, ऐसी जांच कमेटियां किसी की मौत के बाद ही क्यों बनाई जाती हैं? अगर हमारा सिस्टम कागजी कार्रवाई के बजाय इंसान की जान बचाने को प्राथमिकता देता तो शायद एम्बुलेंस का इंतजाम भी हो जाता और प्रोफेसर मूर्ति की जान भी बच जाती। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही के सैकड़ों मामले हर रोज हमारे सामने आते हैं। आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले डीएनए में हमने उड़ीसा में अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ले जाने वाले एक आदिवासी की खबर दिखाई थी। आपको वो आदिवासी आज भी याद होगा। उस व्यक्ति की पत्नी की मौत अस्पताल में हो गई थी, लेकिन उसे शव ले जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये गरीब व्यक्ति निजी वाहन या एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपनी पत्नी की लाश को कंधों पर उठाकर अपने गांव पैदल ही चल दिया। और ऐसा ही एक मामला कानपुर में भी सामने आया था, जब एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक पिता अपने बच्चे को कंधों पर उठाकर अस्पताल में एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगा रहा था और इसी दौरान बच्चे की मौत हो गई। ये दोनों ही खबरें हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। ये सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब हमारे देश का सिस्टम वैचारिक तौर पर बिल्कुल सुन्न हो चुका है और उसे एक आम आदमी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पीड़ा नहीं होती, उसे दर्द नहीं होता और उसकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। पेशेंट इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट। शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। हमें जो जानकारी मिली है कि उनको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई थी। फिर चाहे अपनी पत्नी के शव को कंधे पर ले जाता ओडिशा का गरीब आदिवासी हो, चाहे वो बालासोर में बांस से लटकी मृतक बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा हो, या फिर एम्बुलेंस के लिए 6 घंटों तक इंतजार करके अपनी जान गंवाने वाले प्रोफेसर मूर्ति हो। तस्वीर कई हैं, लेकिन हर किसी की कहानी एक जैसी ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तरफ अपने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसा बनाने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन उसके पास कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के पीड़ित मरीज को तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत है तो कागजी कार्रवाई करने की, वो भी तब तक जब तक इंसान की जान न चली जाए।
प्रोफेसर मूर्ति के साथियों का आरोप है कि उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ से पेपर वर्क बाद में करने को कहा था, जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सीएमओ का कहना है कि उन्होंने समय पर रेफरल फॉर्म दे दिया था और देरी हुई तो एम्बुलेंस मिलने में हुई। What is the necessary to fill up the form when the necessity arises? वहाँ पे ये क्या वो पेशेंट इम्पॉर्टेंट, फॉर्म भरना इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू टेक केयर अबाउट द पेशेंट, नॉट द फॉर्म। फॉर्म आज तो कल भी भर सकते हैं। सीएमओ एंड दैट आई मीन वो एनेस्थीसिया में जो है आईसीयू में है तो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। एवरीवन इज आई मीन कीपिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी। वो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप सीएमओ से पूछिए कि किस डॉक्टर को भेजना है। वो सीएमओ के पास जाए तो आई एम नॉट कंसर्न विद दिस। बाद में एक नोटिस आया 2000 देना है, इन्होंने कहेगा हमारा डॉक्टर 2000 नहीं 3000 ले लीजिए, बस हमें तो अरेंज करेंगे तो आई एम नॉट कंसर्न। अब आने से मैं उनको कहता देख यू आर सेइंग लाइक दिस, नाउ आई एम गोइंग टू वाइस चांसलर। हमें दोनों वहाँ पे थे, नाउ आई एम गोइंग टू द वाइस चांसलर कह मैंने कहा था। हमें बाहर निकले के बाद क्या इमरजेंसी के बाहर गेट करने के बाद मेरा रिसर्च कॉलर टेलीफोन करके सर क्या हो गया तो नहीं सर मूर्ति साहब का सांस निकलना बंद हो गया, रो रहे थे। रेफरल पेपर्स हमने आफ्टरनून में उनको दे दिए थे जी, आफ्टरनून में उनको दे दिए थे। अब देन दे वर अरेंजिंग द एम्बुलेंस वगैरह। जो 1-2 घंटे जो डिले हुआ है रेफरल देने के बाद, उसमें एम्बुलेंस जो थी वो हमें जो जानकारी मिली है कि उनको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई थी। एम्बुलेंस उनको अवेलेबल हुई, लेकिन जब एम्बुलेंस अवेलेबल हो गई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रोफेसर डी मूर्ति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आम आदमी थे, कोई वीआईपी नहीं। क्योंकि अगर वो कोई नेता या बड़े पद पर मौजूद कोई अफसर होते तो कागजी कार्रवाई नहीं होती, तुरंत एक्शन होता। वहाँ कुछ क्या मतलब पता नहीं वो उनका क्या इंटरेस्ट है, वो फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ते रहे, वो कागज़ भरो, ये फार्म भरो, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया उनको दिल्ली ले जाने में। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एग्जीक्यूशन में ये और अमल करने में तो उसमें ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। वैसे हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी की जान चले जाने के बाद सिस्टम कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? प्रशासन जो है यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही है, कमेटी बना रही है, जो एक प्रोसेस होता है और उसमें जो भी इसके पीछे खतावार है उसको जाहिर बात वी आर गोइंग टू पेनलाइज इफ इट इज सो। किस चीज की जांच की जा रही है, क्या वजह हुई थी डिले की? क्या मानता है एम्बुलेंस की वजह से देरी हुई? नहीं, ये देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें निकल के आएंगी जब एक बार इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी। किस तरह से 6 घंटे जो है एम्बुलेंस न मिलने के कारण उनकी डेथ हुई। मैं बीसी से और उनसे बात करता हूँ, पहले उनकी इंटरनल क्या स्थिति है, अगर जांच की आवश्यकता पड़ती है, उसकी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो कराएंगे। ऐसा है, इसमें ऑलरेडी जांच के लिए कह दिया गया है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार गंभीर है, ये बहुत ही निंदनीय है कि अगर कोई लापरवाही जिन्होंने भी बरता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सवाल उस सरकारी तंत्र से भी है जो आम आदमी के नाम पर वोट तो मांग लेता है, लेकिन जब उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखने की बात कही जाती है तो कोई आम आदमी के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक और हम हर क्षेत्र में इतना विकास कर चुके हैं, पर आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी एम्बुलेंस लोगों को, जबकि यूपीए सरकार ने 108 एम्बुलेंस का प्रोविजन किया था गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, शहरों में तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। Shocking indeed. He was a cancer patient. 6 hours for an ambulance in a city is so shocking, and I'm told that this was all because of red tape that was being the main cause for this delay. देखिए, ये अलीगढ़ की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है, पर मैं आपको बतला दूं इस तरह की दुखद घटनाएं पहले भी कानपुर में, मेरठ में कई जगह हो चुकी हैं। ऐसी भी वहां पर कोई वैन नहीं थी जहां पर एक पिता अपने मृतक बेटे को ले जा सके। तो इन हालातों में उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं नहीं है, वहां केवल लूटपाट है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है जो ये दिखाती है कि भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था
किस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है, जहां मृत लोगों को तो छोड़िए, जिंदा लोगों का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। विशाल पांडे के साथ विवेक पाठक, जी मीडिया, अलीगढ़। एम्बुलेंस सेवा की कमी की वजह से आम आदमी हर रोज तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है, फिर चाहे वो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हों या फिर महानगरों में रहने वाले लोग। सरकार की कोशिश है कि 60,000 से 80,000 लोगों पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे देश में एम्बुलेंस की कितनी गंभीर कमी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2,952 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। दिल्ली में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 120 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, यानी हर 2 लाख की आबादी पर सिर्फ एक एम्बुलेंस की सेवा। महाराष्ट्र में 108 नंबर की सेवा वाली 937 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, यानी हर 1,28,000 की आबादी पर सिर्फ एक एम्बुलेंस। इसी तरह बिहार में सिर्फ 851 सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। इसका मतलब है 1,17,000 की आबादी पर सिर्फ एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गंभीर रूप से जख्मी मरीजों में से 51% को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती, जबकि चीन में 75% से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध हो जाती है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि तत्काल जरूरत पड़ने पर जहां एम्बुलेंस 10 मिनट के रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचनी चाहिए, वहां हमारे देश में इसे पहुंचने में आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। कई बार मरीजों की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अगर सही समय पर एम्बुलेंस की सेवा ना मिले तो फिर देरी की वजह से एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक और ना पहुंचे तो हार्ट अटैक से बचने की संभावना हर गुजरते हुए मिनट के साथ 10% कम होती चली जाती है। यानी जितनी देर से एम्बुलेंस पहुंचेगी, मरीज की जान को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। यानी एक चुनौती तो यह है कि पहले एम्बुलेंस मिले कैसे, और अगर एम्बुलेंस मिल भी गई तो फिर वो एम्बुलेंस इतने ट्रैफिक में अस्पताल तक पहुंचे कैसे, ये उससे भी बड़ी चुनौती है। अब इस खबर के नैतिक पहलू की बात करते हैं। आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि भारत में एम्बुलेंस को रास्ता देने का कोई खास रिवाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में इसे लेकर कोई कानून नहीं है, कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं। भारत में इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर या रास्ता न देने पर अलग अलग राज्यों में 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन शायद ही कोई इस नियम के बारे में जानता होगा, और अगर जानता भी होगा तो कम जुर्माने की वजह से इस कानून का सम्मान नहीं होता। सोशल मीडिया के जरिए आज हमारे पास दिल्ली का एक ऐसा ही वीडियो आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सरकारी अफसर की लाल बत्ती वाली गाड़ी रात के अंधेरे में सड़क पर बेफिक्र होकर चली जा रही है, वो भी ये जानते हुए कि उसकी गाड़ी के ठीक पीछे एक एम्बुलेंस चल रही है जिसे रास्ता देना उसकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत के अलग अलग शहरों की अलग अलग सड़कों पर ऐसा हर रोज कई बार होता है, लेकिन अगर ऐसी घटना को हम जर्मनी और सिंगापुर के नजरिए से देखें तो वहां हमें एक दूसरी ही तस्वीर दिखाई देती है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जर्मनी की तस्वीर है, जिसमें एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सड़क पर चल रही गाड़ियां दोनों किनारों पर खड़ी हो जाती हैं, और जिस गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता वो भी किसी तरह एम्बुलेंस के रास्ते से हट जाती है ताकि घायल या जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। ठीक इसी तरह एम्बुलेंस सिंगापुर में भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सड़क पर चल रही गाड़ियां किनारे हो जाती हैं। यहां तक कि रेड लाइट ग्रीन हो जाने के बाद भी गाड़ियां पहले एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देती हैं ताकि मरीज सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके। ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसान की जान की कीमत समझी जाती है, जहां इंसान की जान कीमती मानी जाती है, और इसके लिए कई कठोर कानून भी बनाए गए हैं जिनका सब पालन करते हैं। अमेरिका में अगर कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो उस पर $200 यानी 13,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना या 7 दिन की जेल हो सकती है। ब्रिटेन में किसी आपातकालीन वाहन को जानबूझकर रास्ता ना देने वाले पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। जर्मनी में अगर कोई ड्राइवर सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस को साइड नहीं देता तो उस पर 726 यूरो यानी करीब 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह चीन में भी
एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सजा के तौर पर 10 दिन की जेल या 200 युआन यानी करीब 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। यानी भारत में कानूनों को और कड़ा करने की जरूरत है और फिर यह भी देखना होगा कि यह कानून लागू हो। हालांकि सिर्फ कानून बनाने या जुर्माना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यह एक वैचारिक समस्या है। जब तक लोगों को यह महसूस नहीं होगा कि उनकी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, तब तक वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे। इसलिए हमारी आपसे आज अपील है कि अगली बार जब भी आप एम्बुलेंस का सायरन सुने तो उसे गंभीरता से लें। आपकी जरा सी कोशिश से किसी की जान बच सकती है, ये बात हमेशा आप याद रखें। आपको आज ये भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में दूसरों के लिए दया भाव रखने और दूसरों के लिए त्याग करने का संस्कार हमें विरासत में मिलता है, लेकिन दया भाव और त्याग की यह भावना अब हमारे समाज से, हमसे दूर होती जा रही है। अब आपको दया भाव और त्याग अपने आसपास देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे अच्छे संस्कार अब धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं। हमें इस प्रक्रिया को रोकना होगा और इसके लिए अपनी सोच को बदलना होगा।